गुड आफ्टरनून दोस्तों। शुरू करते हैं आज अपने लेक्चर में। तो दोस्तों, इस वीडियो में अपन राजस्थान की जो चित्रकला है, विभिन्न पेंटिंग है, उनके बारे में चर्चा करेंगे। ठीक है, विस्तार से इस लेक्चर में अपन राजस्थान की पेंटिंग चित्रकलाएं हैं जैसे बीकानेर, जोधपुर, किशनगढ़ आदि चित्रकलाओं के बारे में इस लेक्चर में अपन विस्तार से चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले जान लेते हैं राजस्थान चित्रकला का विकास कैसे हुआ, ये कैसे कैसे पनपी, कब क्या इसका विकास हुआ, राजस्थान में ये कैसे फली फूली। तो दोस्तों, महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट बात है जो आपको ध्यान रखनी चाहिए। भारतीय चित्रकला का जनक माना जाता है राजा रवि वर्मा को। ठीक है, ये केरल के रहने वाले थे। इनका भारतीय चित्रकला में महत्वपूर्ण योगदान है। पूरे नेशनल लेवल पे भारतीय चित्रकला के जनक माने जाते हैं। वही राजस्थान में जो राजस्थानी चित्रकला के जनक माने जाते हैं वो आनंद कुमार श्रीवास्तव को माना जाता है। ठीक है, किसे माना जाता है? आनंद कुमार श्रीवास्तव को। दोस्तों, आनंद कुमार श्रीवास्तव ने राजस्थान पेंटिंग था उसका पहला वैज्ञानिक विभाजन किया और अपनी पुस्तक राजपूत पेंटिंग में इसके बारे में बताया। इन्होंने जो अपनी राजपूत पेंटिंग पुस्तक लिखी थी ये 1916 में लिखी थी। इसे 1916 में जो उन्होंने राजपूत पेंटिंग लिखी थी उसमें राजस्थानी चित्रकला को पहाड़ी चित्रकला है जो कि अपने हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड आदि से जुड़ी हुई है, वहां से रिलेटेड बताया। ठीक है, और राजस्थानी चित्रकला के आधुनिक जनक है वो कुंदन लाल मिस्त्री को कहा जाता है। तो बताइए, राजस्थानी चित्रकला का जनक मानक किसे माना जाता है? तो ये माना जाता है आनंद कुमार श्रीवास्तव को। भारतीय चित्रकला का जनक राजा रवि वर्मा को माना जाता है और राजस्थान की आधुनिक चित्रकला का जनक माना जाता है कुंदन लाल मिस्त्री को। दोस्तों, राजस्थानी चित्रकला का जो विकास हुआ वो अपने 15वीं से 16वीं शताब्दी के मध्य हुआ और इसका स्वर्ण काल माना जाता है 17वीं शताब्दी के उत्तरार्ध से 8वीं शताब्दी का जो प्रारंभिक काल है वो राजस्थानी चित्रकला का स्वर्ण काल माना जाता है। पूछ लिया जाता है कौन सा टाइम पीरियड था जिसके दौरान राजस्थानी चित्रकला का स्वर्ण काल माना जाता है? वो 17वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में और 18वीं शताब्दी के प्रारंभिक काल को माना जाता है। दोस्तों, राजस्थानी चित्रकला की उत्पत्ति है वो गुजराती चित्रकला, जैन और अजंता चित्रकला जो अभ्रंश शैली है उससे माना जाता है। अर्थात इस पर जो राजस्थानी चित्रकला है इस पर प्रभाव है अपनी जैन चित्र शैली का, गुजरात चित्र शैली का, मुगल चित्र शैली का और अपभ्रंश चित्र शैली के साथ जो अजंता की चित्रकला है उसका इफेक्ट राजस्थानी पेंटिंग पर माना जा सकता है। गाइस, राजस्थानी चित्र शैली है उसको राय कृष्ण दास ने विभिन्न सभी मतों का खंडन किया और इसे राजस्थानी चित्रकला का नाम दिया। ठीक है, विभिन्न लोगों ने इसी चित्रकला को अलग अलग नाम दिया था और इस चित्रकला को जो पेंटिंग थी इसे राजपूत पेंटिंग से राजस्थानी चित्रकला का नाम देने वाले राय कृष्णदास थे। दोस्तों, राजस्थानी चित्रकला के प्राचीन नामों की बात की जाए इसे विभिन्न नामों से जाना जाता था। इसे हिंदू चित्र शैली में स्टडीज इन इंडियन पेंटिंग में जो एस.सी. मेहता थे उन्होंने इसे हिंदू चित्र शैली कहा। ठीक है, तो बताइए हिंदू चित्र शैली राजस्थानी चित्रकला को किसने कहा? H.C. मेहता ने कहा। इनकी पुस्तक थी स्टडीज इन इंडियन पेंटिंग। तो स्टडीज इन इंडियन पेंटिंग में R.C. मेहता ने राजस्थानी चित्रकला को हिंदी पेंटिंग का और राजस्थानी चित्रकला नाम दिया वो राय कृष्णदास ने दिया। राजस्थानी पेंटिंग पर प्रभाव है जैन, गुजराती, अभ्रंश, मुगल और अजंता शैली का। दोस्तों, राजपूत कला है वो राजस्थानी चित्र शैली को कहा था W.C. ब्राउन ने। W.C. ब्राउन की पुस्तक थी इंडियन पेंटिंग। ठीक है, तो इन्होंने इंडियन पेंटिंग में राजस्थानी चित्रकला है उसको राजपूत कला का नाम दिया। दोस्तों, तिब्बत इतिहासकार तारानाथ शर्मा के अनुसार राजस्थान का प्रथम चित्र है वो मरु प्रदेश का श्रृंगरधर है जो कि यक्ष शैली का एक चित्रकार था। ठीक है, तो राजस्थान का जो प्रथम चित्रकार माना जाता है वो मरु प्रदेश के रहने वाले थे श्रृंगधर। ठीक है, ये किसने कहा था? तारानाथ शर्मा ने। जो ये श्रृंगधर थे वो अपनी यक्ष शैली है उससे जुड़े हुए थे। दोस्तों, राजस्थानी चित्रकला का जो प्रथम चित्रित ग्रंथ है वो 10 वैकालिक सूत्र चूर्णी औषध नियुक्ति सुक्त है जो कि 1060 ईस्वी में लिखा गया था। दोस्तों, यह जिन बद्ध सूरी है उनका जो भूमिगत संग्रहालय है जैन भंडार जैसलमेर में वहां पर सुरक्षित रूप से रखा हुआ है।
गाइस, मेवाड़ शैली का प्रथम चित्रित ग्रंथ है वो श्रावक प्रतिक्रमण चूर्ण है, जो कि तेज सिंह के काल में लिखा गया था। इसके चित्रकार है वो कमल चंद है, जो कि वर्तमान में जो सरस्वती भंडार है, जो कि अपने उदयपुर में लोकेटेड है, वहां पर ये चित्र रखा हुआ है। ठीक है, तो ध्यान रखना, मेवाड़ शैली का प्रथम चित्रित ग्रंथ कौन सा है, ये पूछ लिया जाता है। श्रावण प्रतिक्रमण चूर्ण है, क्योंकि तेज सिंह के शासनकाल में यह जो ग्रंथ है वो चित्रित किया गया था कमल चंद के द्वारा, जो कि वर्तमान में सरस्वती भंडार पुस्तकालय है अपने उदयपुर में, वहां पर स्थित है। ठीक है, वही राजस्थानी चित्र शैली का प्रथम ग्रंथ माना जाए तो वो 10 वैकालिक सूत्र चूर्णी औषध नियुक्ति सुक्त है, जो कि 1060 में लिखा गया था। यह अपने जैसलमेर भंडारण में है। जैसलमेर में एक जैन भंडार है, वहां पर है, जिसे बनाया था जीन भद्र सूरी ने। दोस्तों, राजस्थानी चित्रकला की जन्मभूमि है वो जो अपने मेवाड़ क्षेत्र को माना जाता है। मेवाड़ को मेदपाट के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, किस नाम से? मेदपाट के नाम से भी जाना जाता है। यहीं से जो राजस्थानी चित्रकला है, यहाँ से जो प्रारंभिक केंद्र है वो मेवाड़ को जाना जाता है। तथा सबसे पहले राजस्थानी चित्रकला फली फूली वो मेवाड़ क्षेत्र में फली फूली, जहाँ पर अजंता चित्रकला को महत्वपूर्ण रूप से योगदान रहा यहाँ का। दोस्तों, जो दर है वो भरतपुर का क्षेत्र से राजस्थानी जो प्राचीन जो पक्षी थे राजस्थान के, उनके चित्र खोजे गए हैं बहुत सारे। ये खोजने वाले थे जगन्नाथपुरी। ठीक है गाइस, बेरार सभ्यता से प्राप्त चित्रों के आधार पर राजस्थानी चित्र शैली की प्राचीन युग की सभ्यता कहा जाता है। ये कहा था V.A. टोल्मी ने। अब देख लेते हैं राजस्थानी चित्रकला का वर्गीकरण। तो दोस्तों, मोटे तौर पर राजस्थानी पेंटिंग है उसको 4 भागों में बांटा जा सकता है। मेवाड़ पेंटिंग, मारवाड़ी स्कूल, हाड़ौती स्कूल और ढूंढाड़ स्कूल। ठीक है, 4 क्षेत्रों में राजस्थान की जो पेंटिंग है उसको मुख्य रूप से बांटा जा सकता है। सबसे पहले बात करते हैं मेवाड़ पेंटिंग के बारे में, जो मेवाड़ स्कूल है चित्रकला की, उसके बारे में। तो इसकी प्रमुख रूप से 3 शैली है, चावड़, उदयपुर और नाथद्वारा। ये इसकी प्रमुख शैलियां हैं। और इसकी 2 उपशैली हैं। 2 उपशैली हैं देवगढ़ और सापुरा। ठीक है, मारवाड़ चित्रकला की जो शैलियां हैं वो जोधपुर, बीकानेर, किशनगढ़, अजमेर, नागौर, सिरोही और जैसलमेर प्रमुख है। तथा हाड़ौती शैली की कोटा बूंदी प्रमुख चित्र शैलियां हैं और झालावाड़ है इसकी उपशैली मानी जाती है चित्रकला की। वही ढूंढाड़ स्कूल की 3 प्रमुख शैलियां हैं, आमेर, जयपुर और शेखावाटी। वही उनियारा है उसकी उपशैली है। ये एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि उनियारा है, जैसे कि उनियारा है वो कौन सी स्कूल की पेंटिंग है, तो ये अपने ढूंढाड़ शैली की है। इसकी जो शैलियां हैं वो आमेर, जयपुर, शेखावाटी है। फिर पूछ लिया जाए कि देवगढ़, सापुरा कहाँ की है, तो ये मेवाड़ की है। मेवाड़ की शैली है चावड़, उदयपुर और नाथद्वारा। अब अपन पेंटिंगों के बारे में चर्चा कर लेते हैं। तो सबसे पहले अपन चर्चा करेंगे मेवाड़ स्कूल के बारे में, जिसे उदयपुर शैली के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों, यह चित्रकला है मेवाड़ वाली, जो मेवाड़ का इलाका है वहां पर फैली फूली थी। मेवाड़ चित्र शैली है, इसे राजस्थान की चित्रकला का जनक भी माना जाता है। अतः राजस्थान चित्रकला का सबसे पहले विकास हुआ था, जन्म हुआ था, वो मेवाड़ क्षेत्र में हुआ था। इसे राजस्थान की सबसे प्राचीन चित्र शैली मानी जाती है। पोथी ग्रंथों का अधिक चित्रण हुआ है यहाँ पर। दोस्तों, यहाँ के प्रारंभिक चित्रों की बात करें मेवाड़ शैली की, तो सबसे प्रारंभिक चित्र जो नमूना है वो है श्रावक प्रतिक्रमण सूत्रकर्णी का, जो कि 1260 ईस्वी में तेज सिंह के समय लिखा गया था। यह आयड़ में चित्रित एक चित्र है। इसके अलावा सुपार्श्वनाथ चरितम एक प्रमुख रूप से यहाँ चित्रित चित्र है। ठीक है, तो ये 2 प्रमुख चित्र है मेवाड़ चित्रकला के, श्रावक प्रतिक्रमण सूत्रकर्णी और पार्श्वनाथ चरितम। ये किसके टाइमिंग की है? तेज सिंह के समय 1260 के आसपास। दोस्तों, मेवाड़ की प्रसिद्ध कृति के बारे में बात करें तो वो ढोला मारूरा दोहा है 1592 ईस्वी का, जो कि दिल्ली संग्रहालय है वहां पर वर्तमान में स्थित है। दोस्तों, मेवाड़ शैली है, इस पर मुगलों का और गुजरात शैली का प्रमुख रूप से प्रभाव माना जाता है। जो मेवाड़ क्षेत्र इन पर जो मुगल लोगों ने अटैक किए थे और वहाँ के जो चित्रकार थे यहाँ पर मेवाड़ वगैरह में आए हुए,
इसे लिंक होने के कारण इस शैली पर मेवाड़ का प्रभाव पड़ता है, सॉरी मुगल चित्रकला का प्रभाव पड़ता है। और मेवाड़ क्षेत्र है वो गुजरात से कुछ कुछ टच करता है, इस कारण इस क्षेत्र पर गुजरात शैली का भी प्रभाव आप देख सकते हैं। दोस्तों अमर सिंह के समय रागमाला चित्र प्रमुख रूप से चित्रित किया गया मेवाड़ का एक महत्वपूर्ण चित्र है जो कि 1605 में चित्रित किया गया था। इसके प्रमुख चित्रकार है निसारुद्दीन। कौन है? निसारुद्दीन अमर सिंह, जो अमर सिंह है उनके समय के एक महत्वपूर्ण चित्रकार है जिनका प्रमुख चित्र है रागमाला। दोस्तों इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि मेवाड़ चित्रकला का स्वर्णकाल किसके टाइम पर रहा। तो जो जगत सिंह प्रथम थे, शासक थे मेवाड़ के, इन्हीं का टाइम पीरियड है वो मेवाड़ शैली का स्वर्णकाल माना जाता है। दोस्तों इनके समय चित्रों की ओवरी का जो एक कला विद्यालय उसकी स्थापना की गई थी, जिसे तस्वीरों रो कारखानों भी कहा जाता है, और यहाँ पर लघु चित्र प्रमुख रूप से मिलते हैं। तो पूछ लिया जाता है कि तस्वीरों रो कारखाने और चित्रों की ओवरी किससे संबंधित है, तो ये मेवाड़ शैली से संबंधित है, जगत सिंह प्रथम के टाइम की है। जगत सिंह प्रथम का टाइम है वो मेवाड़ शैली का स्वर्णकाल माना जाता है। गाइस मेवाड़ शैली की विषय के बारे में बात करें, अर्थात किन विषय को आधार बनाकर यहाँ पर चित्र बनाएंगे, तो उसमें सबसे प्रमुख है कृष्ण की लीलाएं, रागमाला, गीत गोविंद, रसिक प्रिया और रामायण के कुछ नमूनों को उठाकर, कुछ चीजों को उठाकर यहाँ पर चित्रित किए गए। मेवाड़ शैली की प्रमुख विशेषताओं के बारे में बात करें, आप मेंस में ये ऐसे लिख सकते हैं। पूछ लिया जाएगा एग्जाम में कि मेवाड़ शैली की चित्रों की विशेषताओं के बारे में 5 लाइन लिखिए, तो आप ये लिख सकते हैं। दोस्तों मेवाड़ चित्रकला है वहां पर महिलाओं का ठगना कद है, विशाल नयन परवल जैसी खड़ी आंख है, भाग के समान इनके नयन है, ठीक है। खुले अधर वाली गुरूर इनकी नासिका है, अलंकारों की अधिकता है, चेहरे में जकड़न है, साथ ही यहाँ पर शिकार के जो त्रिआयामी दृश्यों का प्रभाव देखने को मिलता है, ठीक है। कदम के पेड़ों का भी चित्रण यहाँ पर किया गया। और दोस्तों मेवाड़ चित्रकला में जो वस्तुएं भारी होती थी उनको भारी रंगों से दर्शाया जाता था और हल्की वस्तुओं को हल्के रंगों से दर्शाया जाता था। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट विशेषता है इनकी जो आंखें हैं वो परवल की फांक के समान है, शिकार के दृश्य हैं वो त्रिआयामी है, और यहाँ पर जो कदम के पेड़ है उनका मुख्य रूप से चित्रण किया गया है। दोस्तों मेवाड़ स्कूल में जो जय सिंह थे उनके समय सबसे ज्यादा लघु चित्रों का निर्माण किया गया, ठीक है। और मेवाड़ चित्रकला के प्रमुख चित्रकारों के बारे में बात करें तो उसके सबसे महत्वपूर्ण 2 चित्रकार थे, एक तो थे साहबुद्दीन और मनोहर। ये एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि साहबुद्दीन और मनोहर कौन से चित्रकला से जुड़े हुए चित्रकार हैं। तो ये जगत सिंह के समय के प्रमुख चित्रकार है जो कि मेवाड़ शैली से जुड़े हुए हैं। इसके अलावा नासुरुद्दीन है जो कि अमर सिंह के टाइमिंग के थे, इन्होंने रागमाला चित्र लिखा था, चित्रित किया था। इसके अलावा गंगाराम, करपाराम, जगन्नाथ यहाँ के प्रमुख चित्रकार हैं, और साहबुद्दीन ने भी एक रागमाला नामक चित्र का चित्रण किया था, ठीक है। कौन कौन से चित्रकार हैं? साहबुद्दीन, मनोहर, निसारुद्दीन, गंगाराम, करपाराम और जगन्नाथ। अब बात करते हैं अपन चावड़ शैली के बारे में, जो कि अपनी मेवाड़ शैली का एक उपरूप माना जाता है, मेवाड़ स्कूल की एक शैली है। दोस्तों चावड़ शैली है वो महाराणा प्रताप ने 1585 ईस्वी में 56 की पहाड़ियों में स्थित राजधानी उनकी चावड़ थी, वहीं पर ही चावड़ कला का विकास हुआ। तो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये बन जाता है कि चावड़ किसकी राजधानी थी? तो चावड़ थी मेवाड़ में महाराणा प्रताप की राजधानी थी, जो कि 56 की पहाड़ियों के बीच में। यहीं पर जो 56 की पहाड़ियां हैं यहीं पर चावड़ शैली का विकास हुआ। दोस्तों अमर सिंह का शासनकाल है वो चावड़ शैली का स्वर्णकाल माना जाता है। तो अगर पूछ लिया जाए कि चावड़ शैली का विकास कब प्रारंभ हुआ और स्वर्णकाल किसका माना जाता है, तो चावड़ शैली के जन्मदाता माने जाते हैं महाराणा प्रताप को, और इसका स्वर्णकाल माना जाता है महाराणा अमर सिंह प्रथम के टाइमिंग को। गाइस यहाँ के प्रमुख चित्रों की बात करें तो यहाँ का महत्वपूर्ण चित्र है डोला मारुआ, जो कि 1529 में चित्रित एक महत्वपूर्ण चित्र है। इसके अलावा रागमाला का चित्र 1605 में चित्रित किया गया था, जो कि प्रकृति को समर्पित है, अर्थात यह प्रकृति का महत्वपूर्ण चित्र है। यहाँ के 2 प्रमुख चित्रकार हैं,
पहला है निसारुद्दीन और दूसरा है मनहर। तो निसारुद्दीन और मनहर है वो चावड़ शैली से जुड़े हुए महत्वपूर्ण चित्रकार हैं। नेक्स्ट बात करते हैं अपन देवगढ़ पेंटिंग के बारे में। दोस्तों देवगढ़ पेंटिंग है वो अपने मेवाड़ स्कूल की एक उपशैली है। गाइस, महाराजा जय सिंह के राज्यकाल में एक रावत द्वारकादास था चूड़ावत ने देवगढ़ ठिकाने को 1680 ईस्वी में स्थापित किया था। तो ये भी पूछ लिया जाता है कि जो देवगढ़ का ठिकाना है उसके संस्थापक कौन है। उसके संस्थापक है महाराजा जय सिंह के, जो राज्यकाल में एक रावत थे द्वारिकादास चूड़ावत, वो माने जाते हैं। और इस ठिकाने की स्थापना की गई थी 1680 ईस्वी में। दोस्तों यहाँ के रावत 16वें उमराव थे। उमराव के नाम से ये जाने जाते थे। इन्होंने ही चित्रकला में महत्वपूर्ण रुचि दिखाई। सर्वप्रथम प्रकाश में लाने का श्रेय दिया जाता है श्रीधर अंधारे को, अर्थात देवगढ़ चित्रकला को सबके सामने प्रकाशित करने का श्रेय दिया जाता है श्रीधर अंधारे को। इसके विषय के बारे में बात करें, अर्थात देवगढ़ चित्रकला जो बनाएगी उसमें क्या विषय लिए गए जिन पर ये चित्र बनाएगी। उसमें सबसे महत्वपूर्ण शिकार, हाथियों की लड़ाई, राज दरबार के दृश्य और कृष्ण लीला से जुड़े चित्र बनाए गए। शिकार यानी कि जो लोग शिकार करते थे जानवरों का, उनका, हाथियों की लड़ाई दर्शाई गई है। साथ ही दरबार में जो बातचीत होती थी उनके दृश्य दर्शाए गए हैं चित्रों में, और कृष्ण लीला को विस्तार से बताया गया है। दोस्तों देवगढ़ चित्रकला में भित्ति चित्रों का भी महत्वपूर्ण योगदान रहा है। भित्ति चित्र वो होते हैं जो कि दीवार पर चित्रित किए जाते हैं। इनमें प्रमुख है अजारा की ओवरी और मोती महल। ये जो क्षेत्र है यहाँ पर देवगढ़ की जो भित्ति चित्र है वो आप देख सकते हैं। दोस्तों ध्यान रखना, देवगढ़ चित्रकला पर मारवाड़, ढूंढाड़ और मेवाड़ शैली का प्रभाव दिखता है, अर्थात इन तीनों का जो समन्वय रूप है वो देवगढ़ के रूप में जाना जाता है। मेवाड़, ढूंढाड़ और मारवाड़ से मिलकर देवगढ़ शैली का विकास हुआ। दोस्तों यहाँ पर हरे, पीले और चटकीले रंगे हो तो प्रसिद्ध, अर्थात हरे पीले रंगों का सबसे ज्यादा प्रयोग किया गया देवगढ़ शैली में। नेक्स्ट बात करते हैं नाथ द्वारा शैली के लिए। दोस्तों नाथ द्वारा शैली है उस पर वल्लभ संप्रदाय का महत्वपूर्ण प्रभाव माना जाता है। तो ये पूछ लिया जाता है कि नाथ द्वारा शैली पर किस संप्रदाय का सबसे ज्यादा प्रभाव है, तो वो है वल्लभ संप्रदाय का। यहाँ पर दोस्तों श्री कृष्ण से रिलेटेड सबसे ज्यादा चित्र दिखाई देते हैं, और इस शैली पर मेवाड़, उदयपुर तथा जो ब्रज शैली है उसका मिला जुला रूप है। ठीक है, तो नाथ द्वारा शैली है वो मेवाड़ स्कूल का ही एक उपशैली मानी जाती है, और इस पर ब्रज क्षेत्र का तथा मेवाड़ शैली का प्रभाव आप देख सकते हैं। दोस्तों यहाँ पर सबसे ज्यादा हरे पीले रंगों का प्रयोग किया गया। और नाथ द्वारा में जो श्रीनाथ जी हैं, श्रीनाथ जी भगवान कृष्ण को ही जाना जाता है श्रीनाथ जी के नाम से। उन्हीं को आकर्षित करते हुए यहाँ पर विभिन्न चित्र बनाए गए हैं, और जो भगवान कृष्ण की लीलाएं हैं उनको नाथ द्वारा शैली में विस्तार से मनमोहक रूप से दर्शाया गया है। दोस्तों नाथ द्वारा की एक बहुत ही प्रसिद्ध पेंटिंग है पिछवाई पेंटिंग। एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि पिछवाई पेंटिंग कहाँ से रिलेटेड है। ये नाथ द्वारा से रिलेटेड है। नाथ द्वारा का एक टेम्पल है, नाथ द्वारा टेम्पल, जो कि राजसमंद में है। वहां की दीवार पर जो चित्रकारी की जाती है उसे पिछवाई पेंटिंग के नाम से जाना जाता है, जो भगवान कृष्ण की लीलाओं से रिलेटेड होती है। तो जो ये चित्रकारी है वो अपने नाथ द्वारा से जुड़ी हुई है पिछवाई पेंटिंग। दोस्तों यहाँ पर कुछ महिला चित्रकार भी रही, जैसे कि कमला और इलायची, ये दो प्रमुख महिला चित्रकार है नाथ द्वारा शैली की। इसके अलावा बाबा रामचंद और नारायण है नाथ द्वारा शैली के महत्वपूर्ण चित्रकार माने जाते हैं। इस स्लाइड में महत्वपूर्ण ध्यान रखने वाली बात है कि नाथ द्वारा शैली पर वल्लभ संप्रदाय का प्रभाव है, साथ में ब्रज शैली से मिला जुला रूप है, और इस पर जो पिछवाई पेंटिंग है वो अपने नाथ द्वारा शैली से जुड़ी हुई है। नेक्स्ट शैली के बारे में बात करते हैं। जो स्कूल आता है वो मारवाड़ स्कूल आता है। मेवाड़ के बारे में अपन ने देख लिया, अब मारवाड़ स्कूल के बारे में चर्चा करते हैं। तो दोस्तों मारवाड़ स्कूल है वो मारवाड़ी साहित्य के प्रेमाख्यानों पर आधारित है, अर्थात प्रेम से जुड़ी हुई जो कहानियां हैं उनको आधार बनाकर मारवाड़ में जो चित्र हैं वो बनाए गए हैं। एग्जाम्पल के लिए मारवाड़ के जो प्रेमाख्यान है उनमें है ढोला मारूरा दोहा, फूलमतीरी वार्ता, मिर्गावती रास, वेली कृष्ण रुक्मणीरी,
वीरमदे सोनगरारी बात, हंसराज बच्छवराज चौपाई और चंद्रकुंवरी बात ये प्रमुख प्रेमाख्यान काव्य हैं जिनको आधार बनाकर मारवाड़ी स्कूल में चित्रों का विकास किया गया। दोस्तों ध्यान रखने वाली बात है कि यहाँ पर 12 मासा चित्र मिलता है। 12 मासा का मतलब होता है साल में 12 महीने होते हैं, 12 ऋतुएं होती हैं, उनको आधार बनाकर यहाँ पर चित्र चित्रित किए गए हैं। जैसे सावन में अलग चित्र बनाए गए हैं, तो दिवाली में कार्तिक मास के अलग चित्र दिखाई देते हैं यहाँ पर। दोस्तों यहाँ पर लाल पीले रंगों की सबसे ज्यादा प्रधानता है, अर्थात जो लाल पीले रंग हैं उनको चित्रों में सबसे ज्यादा प्रयोग किया गया। और यहाँ की एक महत्वपूर्ण विशेषता यह है कि यहाँ की जो चित्रित महिलाएं हैं जिनका चित्रण किया गया, उनकी मुख्य रूप से आंखें हैं वो बादामी प्रकार की, अर्थात बादामी टाइप इनकी आंखें बनाई गई हैं। दोस्तों मारवाड़ स्कूल का प्रारंभ है वो मालदेव के समय हुआ था। ध्यान रखना, मालदेव थे मारवाड़ क्षेत्र के, उनके समय इसका विकास हुआ, इसकी नींव पड़ी। रागमाला चित्रावली है वो 1623 की है, जिसके प्रमुख चित्रकार वीर जी चित्रकार है। दोस्तों यहाँ पर वीर रस, विरह रस और भक्ति रस का समन्वय देखने को मिलता है, ठीक है। और यहाँ का जो स्वर्ण काल माना जाता है वो मानसिंह के समय माना जाता है, और इस चित्र शैली पर नाथ परंपरा का आप प्रभाव देख सकते हैं, ठीक है। दोस्तों राजा सूर सिंह के अनेक लघु चित्र है यहाँ पर, जो कि पिक्चर ऑफ आर्ट गैलरी में स्थित है, जो कि वर्तमान में वडोदरा में संग्रहित है। वडोदरा अपने गुजरात में स्थित है। तो इस स्लाइड में ध्यान रखने वाली बात है कि इसके जन्मदाता हैं प्रारंभ करने वाले मालदेव, प्रमुख चित्रकार है वीर जी, जिनका चित्र है रागमाला चित्रावली 1623 में चित्रित किया गया। यहाँ पर विरह रस, वीर रस और भक्ति रस तीनों का समन्वय है। वीर रस में जो युद्ध वगैरह करते थे उसके बारे में, विरह में जो प्रेमिका होती थी अपने प्रेमी के विरह में जो होती थी उसके बारे में चित्र, साथ ही भगवान की भक्ति से जुड़े हुए यहाँ पर चित्र है। ध्यान रखना स्वर्ण काल माना जाता है वो मान सिंह के समय माना जाता है, और इस पर नाथ संप्रदाय का प्रभाव देख सकते हैं। पिक्चर एंड आर्ट गैलरी में ये चित्र है वर्तमान में, जो कि वडोदरा में है। दोस्तों इस चित्रकला के प्रमुख चित्रकारों के बारे में बात करें तो इसके ये प्रमुख चित्रकार हैं, इसमें शिवदास भाटी, नारायण दास बिसनदास तथा किशनदास भाटी। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है बिसनदास, ध्यान रखना ये मारवाड़ स्कूल से जुड़े हुए हैं। 4 चित्रकार है, शिवदास भाटी, नारायण दास, बसनदास, बिसनदास और किशनदास। नेक्स्ट चित्रकला है जोधपुरी। जोधपुर चित्रकला है वो मारवाड़ चित्रकला की एक शैली है। दोस्तों इसका विकास भी मालदेव के समय हुआ था। महाराजा जसवंत सिंह के समय मुगल प्रभाव इस पर अच्छे खासे से देखने को मिलता है, और यहाँ पर कृष्ण के जीवन से जुड़ी हुई चित्र आपको दिखाई दे सकते हैं। ध्यान रखना इस पर मुगल चित्रकला का मुख्य रूप से प्रभाव है, और ये नाथ संप्रदाय से प्रभावित है। दोस्तों यहाँ पर उत्तराध्यान सूत्र नामक जैन ग्रंथ तथा चोखेलाव महल में भित्ति चित्रों का चित्रण मिलता है, ठीक है। तो जैन ग्रंथ कौन सा है? उत्तराध्ययन, ये जैन ग्रंथ है, इसके चित्र देखे गए हैं। इसके अलावा जो चोखेलाव महल है जैसलमेर का, वहां पर इससे जो जोधपुर चित्रकला से रिलेटेड आप भित्ति चित्र भी देख सकते हैं। दोस्तों जोधपुर के राजा मानसिंह के समय चित्रकला है वो मठों में परिपोषित हुई, और मानसिंह का समय है वो जोधपुर के लिए स्वर्ण काल माना जाता है, ठीक है। राजा मानसिंह थे, उनका काल है वो जोधपुर कला के लिए स्वर्ण काल माना जाता है। तथा जोधपुर के राजा थे तख्त सिंह, उनके समय जोधपुर शैली पर यूरोपीय प्रभाव आप देख सकते हैं। अगर पूछ लिया जाए कि कौन से राजा थे जिनके समय जोधपुरी चित्रकला पर यूरोपीय प्रभाव पड़ा, तो वो राजा तख्त सिंह थे। यहाँ के प्रमुख चित्रकारों की बात करें तो उनमें आता है शिवदास, शंकरदास, किशनदास और जीतमल। दोस्तों डालचंद अभय सिंह का नृत्य करते हुए चित्र बनाया गया, जो कि अपने मेहरानगढ़ में संग्रहित है। डालचंद एक महत्वपूर्ण चित्रकार थे जोधपुर के। इन्होंने जो राजा अभय सिंह था उनका चित्र बनाया है, जो कि नृत्य कर रहे थे, जो कि जोधपुर का एक महत्वपूर्ण किला है मेहरानगढ़ किला, वहां के संग्रहालय में रखा हुआ है। इसके अलावा यहाँ पर पक्षी चित्रण भी आप बहुत मनमोहक तरीके से देख सकते हैं। यहाँ पर जो खंजन पक्षी है, जो कुर्जा पक्षी है, राजस्थान की बहुत ही लोकप्रिय पक्षी, उसका चित्रण आप इन चित्रों में देख सकते हैं। नेक्स्ट अपनी पेंटिंग है वो बीकानेरी पेंटिंग है।
बीकानेरी पेंटिंग है वो अपने जो मारवाड़ी स्कूल है उसका एक विकसित रूप माना जाता है। ये 16वीं शताब्दी में विकसित हुई थी। ठीक है, बीकानेरी शैली फली फूली थी, वो 16वीं सदी में फली फूली। दोस्तों बीकानेरी शैली में आप दो तरह की कला देख सकते हैं, एक तो उस्ता कला और एक मथेरना कला। ये पूछ लिया जाता है कि उस्ता कला और मथेरना कला किससे रिलेटेड है। तो उस्ता कला है वो ऊंट की खाल पर की जाने वाली एक सोने की नक्काशी है जो कि बीकानेर में बहुत ही प्रसिद्ध है। इसके अलावा मथेरना कला है वो मिट्टी के बर्तनों पर की जाने वाली एक महत्वपूर्ण चित्रकारी है। ठीक है, तो बताइए कहाँ से जुड़ी हुई है उस्ता कला और मथेरना कला। ये अपने बीकानेरी चित्रशैली से जुड़ी हुई है। दोस्तों बीकानेरी चित्रकला का विकास है वो राजा राय सिंह के समय हुआ था और इनका स्वर्ण काल माना जाता है वो अनूप सिंह के समय। और यहाँ का पहला चित्र है वो भागवत पुराण से जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो बताइए बीकानेरी चित्रकला का विकास कब शुरू हुआ। राय सिंह के समय शुरू हुआ। और स्वर्ण काल किसको कहा जाता है। बीकानेरी शैली का स्वर्ण काल कहा जाता है अनूप सिंह के समय को। और पहला चित्र है यहाँ पर भागवत पुराण का। दोस्तों इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि इस पर दक्कन शैली का प्रभाव है। एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि राजस्थान की कौन सी चित्रकला है जिस पर दक्कन शैली का प्रभाव देख सकते हैं, जो साउथ इंडिया की एक महत्वपूर्ण शैली है, चित्र शैली है, तो वो है अपनी बीकानेर शैली। दक्कन शैली के अलावा बीकानेर शैली पर पंजाब शैली का और आप मुगल शैली का प्रभाव भी देख सकते हैं। यहाँ के प्रमुख कलाकार थे हामिद रुकुद्दीन। ठीक है, कौन थे। हामिद रुकुद्दीन बीकानेर शैली के महत्वपूर्ण कलाकार हैं। यहाँ के विषय की बात करें तो बीकानेर शैली में शिकार, रागमाला, रसिक प्रिया, श्रृंगार आख्यान तथा 12 मासा जो ऋतु होते हैं उनको आधार बनाकर चित्र चित्रित किए गए हैं। गाइस जर्मन कलाविद हरमन गोइटज की पुस्तक है आर्ट एंड आर्किटेक्चर ऑफ बीकानेर। इसमें बीकानेरी शैली के बारे में बताया गया है, साथ ही बीकानेर के जो चित्र के जो लघु चित्र हैं उनके बारे में इस पुस्तक में वर्णन किया गया है। बीकानेरी चित्र शैली की विशेषताओं के बारे में बात करें तो यहाँ पर मुख्य रूप से लाल, बैंगनी, स्लेटी और बादामी रंगों का प्रभाव आप देख सकते हैं। साथ ही यहाँ पर जो बालू के टीले हैं उनका अंकन किया गया। नायिका है वो इकहरी लंबी नायिकाओं का चित्रण किया गया तथा यहाँ पर मेघ मंडल बादल अर्थात बादलों को ऐसे दर्शाया गया जैसे कि वो बरस रहे हों। पहाड़ों, फूल पत्तियों, बालू के टीले, रेगिस्तान आदि बीकानेरी शैली की महत्वपूर्ण विशेषता है। अब बात करते हैं जैसलमेर शैली की, जो कि मारवाड़ी स्कूल की एक शैली है। दोस्तों जैसलमेर शैली के प्रमुख चित्र है उसमें मूमल विसर्ज स्थानीय शैली का प्रभाव है। दोस्तों जैसलमेर शैली पर ध्यान रखना जोधपुर और मुगल शैली का प्रभाव नहीं है। नेक्स्ट आ जाती है अपनी किशनगढ़ शैली। दोस्तों किशनगढ़ शैली पर कांगड़ा चित्रकला का प्रभाव है जो कि अपनी हिमाचल प्रदेश की महत्वपूर्ण चित्रकला है कांगड़ा। उसी चित्रकला का किशनगढ़ शैली पर प्रभाव देखा जा सकता है। तो ध्यान रखना कौन सी चित्रकला है जिस पर कांगड़ा चित्रकला का प्रभाव है, तो वो किशनगढ़ शैली है। दोस्तों किशनगढ़ शैली को प्रकाश में लाना का श्रेय दिया जाता है एरिक डिक्सन को और फयाज अली को। इसे दिया जाता है एरिक डिक्सन और फयाज अली, ये दो व्यक्ति थे जिन्होंने किशनगढ़ शैली को सबके सामने उजागर किया। ध्यान रखना इस शैली पर वल्लभ संप्रदाय का प्रभाव है। ठीक है, पूछ लिया जाए किशनगढ़ शैली पर कौन सी संप्रदाय का प्रभाव है, तो जो अपना वल्लभ संप्रदाय है उसका प्रभाव किशनगढ़ शैली पर देखने को मिलता है। दोस्तों इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, एग्जाम में आए हुए फैक्ट है कि किशनगढ़ शैली पर जो किशनगढ़ शैली है उसका स्वर्णकाल किस राजा के शासनकाल को माना जाता है, तो राजा सावंत सिंह थे, उनके शासनकाल को किशनगढ़ शैली का स्वर्णकाल माना जाता है, जिसे नागरीदास के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों सावंत सिंह थे, उनके दरबार का एक महत्वपूर्ण चित्रकार था मोरध्वज निहाल चंद, जिन्होंने सावंत सिंह की पुस्तक लिखी थी नागर समुच्चय के चित्रों का चित्रण किया। ठीक है, मोरध्वज निहाल चंद ने। यहाँ के अन्य चित्रकारों की बात करें तो यहाँ के प्रमुख चित्रकार है नानक राम, सूरध्वज, लाल डी दास, बदन सिंह, सीताराम, मूलराम, रामनाथ और सवाई राम। ये राजस्थानी चित्रकला के जो किशनगढ़ शैली है उसके महत्वपूर्ण चित्रकार हैं। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है इस पर प्रभाव है कांगड़ा चित्र शैली का।
प्रकाश में लाया था एरिक डिक्सन और फयाज ने। और संप्रदाय का वल्लभ संप्रदाय का प्रभाव है, स्वर्ण काल माना जाता है सावंत सिंह के समय को। और मोहर ध्वज निहाल चंद है, वो यहाँ के महत्वपूर्ण कलाकार हैं। दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ये यूपीएससी में आया हुआ भी क्वेश्चन है। बनी ठनी चित्रकला है वो कौन सी पेंटिंग से जुड़ी हुई है? दोस्तों बनी ठनी जो चित्रकला है वो अपनी किशनगढ़ पेंटिंग से जुड़ी हुई एक बहुत ही प्रसिद्ध चित्रकला है, जिसके चित्रकार है मोरध्वज निहाल चंद। दोस्तों इसे भारत की मोनालिसा भी कहा जाता है, और ये भारत की मोनालिसा की संज्ञा देने वाला एरिक डिक्सन थे। एरिक डिक्सन ने जो बनी ठनी का चित्र है उसको भारत की मोनालिसा कहा है। दोस्तों बनी ठनी है वो राजा निहा जो सावंत सिंह थे उनकी पत्नी थी, उनकी पत्नी को आधार बनाकर राधा के रूप में मोरध्वज निहाल चंद ने इनका चित्र बनाया था, जिस पर 1973 में सरकार ने डाक टिकट जारी किया था। दोस्तों यह जो चांदनी रात की संगोष्ठी का एक प्रमुख चित्रित ग्रंथ है, जो कि अमरचंद का माना जाता है। ठीक है, तो बनी ठनी चित्रकला कौन सी शैली से जुड़ी हुई है? ये जुड़ी हुई है अपनी किशनगढ़ चित्र शैली से। दोस्तों किशनगढ़ चित्र शैली की महत्वपूर्ण विशेषताओं के बारे में बात करें तो ये पूछ लिया जाता है कि किशनगढ़ शैली की इनमें से कौन सी विशेषता है या नहीं है, या फिर मेंस में लिखना हो तो आप ये लाइनें लिख सकते हैं। दोस्तों इस चीज शैली में नारी सौंदर्य को विशेष रूप से उभारा गया है, अर्थात नारी की जो उभरी हुई ठोड़ी दिखाई गई है, साथ ही जो नेत्र हैं वो खंजनाकृति बनावट में है, धनुषाकार बोहें और गुलाबी अदा है, साथ ही सुरम्य सरोवर का अंकन किया गया। इसके साथ ही दोस्तों किशनगढ़ शैली में संध्याकालीन बादलों का सिंदूरी रंग से चित्रण किया गया और राधा कृष्ण की प्रेम लीलाओं को विस्तार से बताया गया। ध्यान रखना यहाँ पर काम और आध्यात्म जो प्रेम होता है उसके बारे में भी चित्रण किया गया है। दोस्तों इस चित्रकला में कला, प्रेम, भक्ति तीनों का सर्वांगीण विकास देखने को मिलता है। ठीक है, तो नारी का जो अनुपम सौंदर्य है वो किशनगढ़ चित्रकला में कृष्ण राधा कृष्ण लीलाओं के साथ दर्शाया गया है, साथ ही यहाँ पर काम और आध्यात्मिक जो प्रेम होता है उसका मिला जुला रूप दर्शाया गया है। दोस्तों आज सबसे पहले शुरू करेंगे ढूंढाड़ शैली के बारे में। ढूंढाड़ शैली में सबसे प्रमुख जो शैली आती है इसको जो ढूंढाड़ स्कूल है उसमें जो महत्वपूर्ण चित्रकला शैली आती है वो जयपुर पेंटिंग्स आती है। दोस्तों जयपुर पेंटिंग का प्रारंभ है वो सवाई जय सिंह द्वितीय ने किया था। इसने जो अपने सवाई जय सिंह सेकंड थे उन्होंने किया था। जयपुर चित्र शैली की महत्वपूर्ण विशेषताओं के बारे में बात करें तो इसमें सफेद, लाल, पीले, नीले, हरे रंगों का सबसे ज्यादा प्रयोग किया गया। ध्यान रखना यहाँ पर सोने चांदी का सबसे ज्यादा उपयोग हुआ है तथा साथ में जो पुरुष है उनको बलिष्ठता पूर्वक दर्शाया गया और महिलाओं को कोमलता युक्त और मध्यम काटे की दर्शाया गया। ठीक है, यहाँ की प्रमुख विषय थी शाही सवारी, महफिले, राग रंग, शिकार, बारहमासा चित्रण और राधा कृष्ण की लीलाएं। ठीक है, जैसे अर्थात जिन चीजों को आधार मानकर जैसे शिकार हो गया, किसी जानवर के शिकार का चित्र बनाया, या फिर बारहमासा का मतलब हो गया जो साल की जो 12 ऋतुएं होती हैं उन ऋतुओं को आधार बनाकर जो चित्रण किए गए राधा कृष्ण की लीलाएं हैं उनको उनके जो चित्र हैं यहाँ पर जयपुर शैली में दर्शाई है। यहाँ पर सोने चांदी का सबसे ज्यादा उपयोग किया गया है। दोस्तों जयपुर शैली है इसे सवाई प्रताप सिंह के समय को स्वर्ण काल माना जाता है। पूछ लिया जाए एग्जाम में कि जयपुर चित्रकला का स्वर्ण काल कौन से राजा के समय माना जाता है तो सवाई प्रताप सिंह के समय माना जाता है। ध्यान रखना सवाई प्रताप सिंह। यहाँ के प्रमुख चित्रकार हैं मोहम्मद शाह, शाहिब राम, राम जीवन, रामजी दास, कुशाल, शालिग्राम, लालचंद आदि प्रमुख है। दोस्तों यहाँ के महत्वपूर्ण चित्रकार हैं उनमें है मोहम्मद शाह, साहिबराम और सालगिराम। दोस्तों सालगिराह में पशुओं की लड़ाई का चित्रण किया है। उन्होंने जो पशु लड़ रहे थे उनका जो दृश्य चित्रण किया है वो एक बहुत ही महत्वपूर्ण दृश्य इनके द्वारा चित्रित एक महत्वपूर्ण पेंटिंग है। दोस्तों सवाई राम सिंह ने जयपुर में महाराजा स्कूल ऑफ आर्ट्स एंड क्राफ्ट की स्थापना की थी, जिसे वर्तमान में राजस्थान स्कूल ऑफ आर्ट्स के नाम से जाना जाता है। तो अगर पूछ लिया जाए कि राजस्थान स्कूल ऑफ आर्ट्स अर्थात महाराजा स्कूल ऑफ आर्ट्स एंड क्राफ्ट के संस्थापक कौन है तो वो है अपने सवाई राम सिंह। ठीक है,
स्वर्णकाल माना जाता है सवाई प्रताप सिंह के समय। प्रारंभ हुई थी सवाई जय सिंह द्वितीय के समय, और जो महाराजा स्कूल ऑफ आर्ट से जो है उसके जो संस्थापक माने जाते हैं सवाई राम सिंह। दोस्तों राजस्थान की जो जयपुर पेंटिंग है, चित्र शैली है, उस पर सबसे ज्यादा मुगलों का प्रभाव था, क्योंकि मुगल है वो सीधे जयपुर पर अपना नियंत्रण रखते थे, जयपुर के अंडर आते थे। तो जयपुर पर अपना सीधा नियंत्रण रखने के कारण मुगल चित्र शैली है उसका सबसे ज्यादा प्रभाव है वो अपनी जयपुर चित्रकला पर देखने को मिलता है। दोस्तों जयपुर चित्र शैली की विशेषता इनके बारे में बात करें तो यहाँ पर पोथी चित्रण, भित्ति चित्रण, बड़े बड़े पोर्ट्रेट, लघु चित्रण तथा आदमकद का विशेष रूप से चित्रण किया गया। आदमकद है वो साहिब राम ने बनाया था। पूछ लिया जाए कि साहिब राम का प्रमुख चित्र कौन सा है तो वो आदमकद है। इसके अलावा यहाँ पर पोथी चित्रण, लघु चित्रण, भित्ति चित्रण और बड़े बड़े पोर्ट्रेट चित्रण प्रमुख रहे हैं। दोस्तों यहाँ पर भित्ति चित्रणों की बात करें कि जयपुर जो चित्र शैली है वहां पर भित्ति चित्रण कहाँ कहाँ दिखते हैं, तो जो अपना गलता जी मंदिर है, सिसोदिया रानी का मंदिर है, चंद्र महल, गणेश पोल और जो पंडोरी की जो हवेलियां हैं यहाँ पर भित्ति चित्रण आप प्रमुख रूप से देख सकते हैं। ठीक है, जो गलता जी के मंदिर अगर आप देखने जाओ तो वहां पर जो दीवारें हैं वहां पर जो चित्र आकृति मिलेंगी, जो दीवारों पर चित्र बने हुए होते हैं उन्हीं को भीतर चित्र कहते हैं। तो ये चित्र आपको प्रमुख रूप से गलता जी और यहाँ पे जो दे रखे हैं जैसे सिसोदिया रानी का मंदिर यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट अपनी ढूंढाड़ शैली की आर्ट में आता है आमेर शैली। दोस्तों आमेर शैली का प्रारंभ है वो मानसिंह प्रथम के समय हुआ था। इसने शुरू किया था आमेर शैली चित्रकला की शुरुआत की थी मानसिंह प्रथम ने। यहाँ के प्रमुख विषय हैं रसिक प्रिया, बिहार सतसई और कृष्ण रुक्मणी का चित्रण यहाँ पर प्रमुख रूप से किया गया है। दोस्तों जयपुर चित्र शैली की तरह यहाँ पर भी भित्ति चित्रों की भरमार है। सवाई राजा जय सिंह ने यहाँ पर चित्र बनवाए थे जिसे श्रृंगार चित्र यहाँ पर प्रमुख रूप से बनाए गए हैं। यहाँ के प्रमुख रूप से 3 चित्रकार थे, गोपाल, उदय और हुकम्मा। कौन कौन थे? गोपाल, उदय और हुकम्मा। दोस्तों रजमन्ना का चित्र यहाँ पर प्रमुख रूप से बनाया गया। रजमनामा है वो फारसी जो महाभारत है उसका फारसी में किया गया अनुवाद है। पूछ लिया जाता है एग्जाम में कि महाभारत का फारसी अनुवाद का नाम क्या है, तो है रजमनामा। रजमनामा का चित्रण है वो आमेर का जो फोर्ट है आप देखे होंगे अपने जयपुर में स्थित आमेर का फोर्ट, वहां पर जो भित्ति चित्र है उनकी दीवारों पर इसके आपको चित्र देखने को मिल जाएंगे। दोस्तों यहाँ का एक प्रमुख और चित्र है यशोधरा नामक जो ग्रंथ है उसका भी यहाँ पर चित्रण किया गया है। अब नेक्स्ट चित्रकला के बारे में बात करते हैं अलवर पेंटिंग। दोस्तों अलवर शैली है वो भी अपने ढूंढाड़ स्कूल का एक पार्ट है। इसमें प्रमुख योगदान देने वाले राजा थे राजा प्रताप सिंह, बख्तावर सिंह और विनय सिंह। दोस्तों विनय सिंह का समय है वो अलवर शैली का स्वर्णकाल माना जाता है। पूछ लिया जाए कि अलवर शैली का स्वर्णकाल कौन से राजा के समय को कहा जाता है, तो विनय सिंह का समय है, टाइम पीरियड है, उसको अलवर शैली का स्वर्णकाल माना जाता है। शिव कुमार और डालूराम यहाँ के प्रमुख चित्रकार थे जो जयपुर से अलवर गए थे प्रताप सिंह के समय। ठीक है, कौन? शिव कुमार और डालूराम। दोस्तों अलवर शैली पर 3 चित्रकलाओं का प्रभाव था, ईरानी, मुगल और जयपुर शैली का। पूछ लिया जाता है कि अलवर शैली पर कौन सी जो शैलियां थी, चित्र शैलियां थी उनका प्रभाव था, तो इस पर ईरानी, मुगल और जयपुर शैली का आप प्रभाव देख सकते हैं। दोस्तों यहाँ के जो प्रमुख चित्रकार थे उनके बारे में बात करें तो बलदेव है वो विजय संघ का समय का सबसे प्रमुख चित्रकार था, जिन्होंने शेख सादी की जो गुलस्तियां की जो पांडुलिपियां हैं उनका चित्रण किया था। इसके अलावा उदय राम, मूलचंद यहाँ के और अन्य चित्रकार थे जो हाथीदांत चित्र में प्रवीण थे। ठीक है, उदय सिंह, मूल राम है वो हाथीदांत चित्रण में प्रवीण थे। उदयराम और मूलचंद है वो हाथी चित्रण बनाने में अग्रणी थे, जबकि बलदेव है वो विजय सिंह के समय का प्रमुख विजय सिंह के समय का प्रमुख चित्रकार था। दोस्तों अलवर पेंटिंग की विशेषताओं के बारे में बात करें तो यहाँ पर चिकने और उज्जवल रंगों का सबसे ज्यादा प्रयोग किया गया। दोस्तों इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि यहाँ पर काम सूत्र पर आधारित चित्र आपको अधिक दिखाई देते हैं,
अर्थात अश्लीलता और वेश्याओं के चित्र है वो आपको अलवर शैली में देखने को मिलते हैं। ये पूछ लिया जाता है कि राजस्थान की कौन सी शैली है जहाँ पर आपको कामसूत्र आधारित अर्थात अश्लीलता से भरे हुए चित्र देखने को मिल जाते हैं, वो अपने अलवर शैली पर देखने को मिलते हैं। इसके अलावा यहाँ पर योगासन चित्र और लघु चित्रण भी देखने को मिलते हैं। यहाँ के प्रमुख कलाकारों के बारे में बात करें, जमुना दास, बक्साराम, नंदराम, शालिग्राम, छोटेशन, नंदलाल, गुलाम अली यहाँ के प्रमुख रूप के चित्रकार हैं। ठीक है, ये सारे चित्रकार हैं, ध्यान रखना। नेक्स्ट चित्र शैली के बारे में अपन बात करते हैं तो शेखावाटी चित्र शैली। दोस्तों शेखावाटी चित्र शैली पर यूरोपीय प्रभाव अधिक है। पूछ लिया जाता है एग्जाम में आपको ऑप्शन देने की, जैसे अलवर शैली, जयपुर, ढूंढाड़, शेखावाटी, इनमें से कौन सी शैली पर यूरोपीय चित्रकला का प्रभाव सबसे ज्यादा देखा जा सकता है, तो आप आंसर देंगे शेखावाटी शैली। शेखावाटी शैली पर जो यूरोपीय इफेक्ट है वो सबसे ज्यादा देखने को मिलती है। दोस्तों शेखावाटी शैली को ओपन आर्ट ऑफ गैलरी के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, इसके नाम से ओपन आर्ट ऑफ गैलरी के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों जयपुर शैली के भित्ति चित्रों का इस पर प्रभाव देखने को मिलता है। कौन सी शैली के जो भित्ति चित्र है अपने जयपुर के, उनका प्रभाव यहाँ पर देखने को मिल जाती है। दोस्तों यहाँ के भित्ति चित्रों की बात करें कि कहाँ कहाँ मिलते हैं, वो नवलगढ़, रामगढ़, फतेहपुर, लक्ष्मणगढ़, मंडावा, बिसाऊ, मुकुंदगढ़ में मिलते हैं। यहाँ पर जो नाम दे रखे हैं ये एग्जाम में पूछ ले जाते हैं। कौन कौन से नाम है, नवलगढ़, रामगढ़, फतेहपुर, लक्ष्मणगढ़, मंडावा, बिसाऊ और मुकुंदगढ़। दोस्तों शेखावाटी शैलियों में जो यहाँ की हवेलियां हैं शेखावाटी क्षेत्र की, वहां पर सबसे ज्यादा भित्ति चित्रण देखने को मिलता है। अर्थात यहाँ जो शेखावाटी शैली की जो हवेलियां हैं वहां पर सबसे ज्यादा भित्ति चित्रण देखने को मिलता है, अर्थात ये भित्ति चित्र के लिए प्रसिद्ध है। पूछ लिया जाता है कि कौन से क्षेत्र की हवेलियां हैं वो भित्ति चित्र के लिए प्रसिद्ध है, तो वो शेखावाटी क्षेत्र की हवेलियां हैं। दोस्तों यहाँ पर फतेहपुर सीकरी में स्थित गोविना की हवेली है, वो भित्तर चित्रकला के लिए अद्भुत दृश्य आप यहाँ पर देख सकते हैं। गोविना की हवेली जो कि फतेहपुर में स्थित है। दोस्तों शेखावाटी चित्रकला का प्रारंभ है वो अपने नरुका ठिकाने के वंश थे उनके दौरान हुआ था, और इस पर जयपुर और बूंदी शैली का सबसे ज्यादा आप इफेक्ट देख सकते हैं। यहाँ के प्रमुख कलाकार है धीमा, मीरबख्श, काशी, राम लखन और भीम। ठीक है, ये प्रमुख यहाँ के कलाकार हैं। दोस्तों शेखावाटी चित्र शैली के विषयों के बारे में बात करें तो यहाँ पर तीज त्योहार, शिकार, महफिल, नायक नायिका वेद और होली उत्सव आदि जो त्योहार होते हैं उनको आधार बनाकर यहाँ पर चित्र बनाए गए हैं। ठीक है, तो अपन ने जाना सॉरी इसके ढूंढाड़ स्कूल के बारे में। दोस्तों ढूंढाड़ स्कूल में जयपुर शैली, आमेर शैली, अलवर शैली और शेखावाटी शैली, ये चार प्रमुख चित्र शैलियां आती हैं। कौन कौन सी, ढूंढाड़ स्कूल में जयपुर, आमेर, अलवर और शेखावाटी। अब अपन चर्चा करेंगे हाड़ौती स्कूल के बारे में। दोस्तों हाड़ौती स्कूल की जो महत्वपूर्ण चित्रकला शैली आती है वो बूंदी शैली है। बूंदी शैली है वो राजस्थानी चित्रकला का विचारधारा का प्रमुख केंद्र मानी जाती है। अतः जो बूंदी है, जो बूंदी एक राजस्थान का एक जिला है, वहां पर जो राजस्थानी चित्रकला की विचारधारा का केंद्र है वो बूंदी को माना जाता है। दोस्तों बूंदी चित्र शैली का जो विकास है वो राव सुरजन सिंह के समय हुआ था। इसके समय राव सुरजन सिंह यहाँ के प्रमुख शासक थे, उनके समय बूंदी चित्र शैली का विकास हुआ था। इसका प्रारंभ किया था राव शत्रुसाल और सुरजन सिंह ने। स्वर्णकाल कहा जाता है उम्मेद सिंह के समय को। दोस्तों उम्मेद सिंह ने चित्रशाला का निर्माण करवाया था जो कि भित्ति चित्रों का स्वर्ग कहलाता है। पूछ लिया जाए एग्जाम में कि बूंदी चित्र शैली का स्वर्णकाल कौन से राजा के समय रहा, तो उम्मेद सिंह के समय रहा था। उम्मेद सिंह ने गाइस एक चित्रशाला का निर्माण करवाया था। ये चित्रशाला भित्ति चित्रों के लिए प्रसिद्ध थी, जिसे भित्ति चित्रों का स्वर्ग क्षेत्र भी कहा जाता है। इसका विकास और प्रारंभ करता थे वो सुरजन सिंह थे और राव शत्रुसाल सिंह थे। दोस्तों बूंदी शैली के विषय के बारे में बात करें तो यहाँ पर राग, रागिनी, नायिका भेद,
ऋतु वर्णन के चित्र किए गए, साथ ही जो 12 मासा चित्रण है, जो 12 महीने की ऋतु होती हैं, उनको आधार बनाकर नायिका की जो विचारधाराएँ हैं, जो मनोभाव हैं, उनको चित्रों के माध्यम से यहाँ पर प्रकट किया गया है। दोस्तों कृष्ण लीला, दरबार, शिकार, इसके अलावा हाथियों की लड़ाइयाँ, उत्सव और जो भित्ति चित्रण है, वो भी यहाँ पर आपको अच्छे से देखने को मिल जाता है। ठीक है, तो ये प्रमुख विषय थे जिनको आधार बनाकर बूंदी शैली चित्रण किया गया। दोस्तों बूंदी चित्र शैली की विशेषताओं के बारे में बात करें तो यहाँ पर पशु पक्षियों का चित्रण आपको सर्वाधिक देखने को मिलता है। पूछ लिया जाता है एग्जाम में कि कौन सी चित्र शैली है जहाँ पर आपको पशु पक्षियों का चित्रण सर्वाधिक देखने को मिलता है, तो वो अपनी बूंदी चित्र शैली है। दोस्तों यहाँ पर नारंगी और हरे रंग की प्रधानता ज्यादा है। प्रकृति का सतरंगी वर्णन किया गया है, अर्थात प्रकृति को 7 रंगों में दर्शाया गया है। यहाँ पर आकृतियां लंबी, शरीर पहले और स्त्रियों के अधीर, अरुण मुख गोला करती हैं, चिबुक पीछे की ओर झुकी हुई है। दोस्तों यहाँ पर प्रकृति को दर्शाते हुए जलाशयों का भी चित्रण किया गया है। 12 मासा चित्रण है वो चैत्र से शुरू होकर फाल्गुन मास तक यहाँ पर देखने को मिलता है। दोस्तों बूंदी शैली है, उसमें उमेश सिंह का जंगली स्वर का शिकार करते हुए एक चित्र है जो कि बहुत ही प्रसिद्ध है। पूछ लिया जाता है कि जो उमेश सिंह है वो जंगली स्वर का शिकार कर रहे हैं, ये चित्र कौन सी शैली से रिलेटेड है, तो यह अपने बूंदी शैली से संबंध रखता है। दोस्तों शत्रु साल के समय रंगमहल का निर्माण जो कि भित्ति चित्रों के लिए विख्यात है, वो किया गया था। यहाँ के प्रमुख चित्रकारों की बात करें तो यहाँ पर सुरजन, रामलाल, साधुराम, अहमद अली ये प्रमुख चित्रकार है। कौन कौन है? सुरजन, रामलाल, साधुराम और अहमद अली यहाँ के प्रमुख चित्रकार है। दोस्तों इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि इस शैली पर कौन सी शैली का प्रभाव है। इस पर दक्षिणी शैली और मेवाड़ शैली का आपको प्रभाव देखने को मिलता है। ठीक है, पूछ लिया जाए कि कौन सी शैली पर दक्षिणी शैली का प्रभाव है, तो वो अपनी बूंदी चित्रकला आ जाती है, जिस पर दक्षिणी शैली का आप प्रभाव देख सकते हैं। अब अपन बात करते हैं कोटा स्कूल के बारे में। दोस्तों कोटा स्कूल के संस्थापक है वो और राजा राम सिंह प्रथम के समय हुआ था। राजा राम सिंह ने दोस्तों बूंदी शैली से कोटा शैली को अलग किया था। पूछ लिया जाता है कि कौन से राजा थे जिन्होंने बूंदी शैली से कोटा शैली को अलग किया था, तो वो अपने राजा राम सिंह प्रथम थे। कौन थे? राजा राम सिंह प्रथम। दोस्तों यहाँ पर स्त्री आकृतियां हैं, उनका चित्रण अत्यंत सुंदर है। भीम सिंह के समय दोस्तों भीम सिंह के समय यहाँ पर वल्लभ संप्रदाय का प्रभाव देख सकते हैं। ठीक है, अगर पूछ लिया जाए कि कौन सी चित्र शैली है जहाँ पर आप वल्लभ संप्रदाय का प्रभाव देख सकते हैं, तो वो अपनी कोटा शैली है जो कि भीम सिंह के समय यहाँ पर प्रभाव पड़ा था। यहाँ पर कृष्ण लीलाओं से संबंधित चित्र देखने को मिलते हैं और बूंदी शैली का जो स्वर्णकाल है वो आप उम्मेद सिंह के समय को मान सकते हैं। ठीक है, इसके समय उम्मेद सिंह के समय। दोस्तों कोटा शैली में शिकार दृश्यों की प्रधानता है ये, और यहाँ पर महिलाओं द्वारा पशु शिकार का चित्रण भी किया गया है। ये जो फैक्ट है ये दोनों की कौन सी चित्रकला है जहाँ पर शिकार दृश्यों का प्रभाव ज्यादा है और महिलाओं द्वारा भी शिकार किया गया है, वो अपनी कोटा शैली है। ठीक है दोस्तों, कोटा शैली पर बूंदी और मुगल शैली है, इन दोनों का प्रभाव देखने को मिलता है। अर्थात बूंदी और जो मुगल शैली है उनका मिला जुला रूप ही कोटा शैली का एक नया रूप है, जहाँ पर शिकार दृश्यों की सबसे ज्यादा प्रधानता है। दोस्तों यहाँ पर कृष्ण भक्ति का भी विशेष महत्व रखा गया है। यहाँ का एक प्रमुख चित्रकार था डालू, जिसने रागमाला का चित्रण किया था 1768 में। दोस्तों यहाँ के भित्ति चित्रों की बात की जाए तो यहाँ पर झाला की हवेली, राजमहल और देवता जी की हवेलियां प्रमुख रूप से हैं, जहाँ पर आप कोटा शैली के भित्ति चित्रों का प्रभाव देख सकते हैं। दोस्तों यहाँ पर हल्के हरे रंग, पीले, नीले, नारंगी रंगों का सबसे ज्यादा प्रयोग किया गया। ढोला मारू और मधुमालती के प्रेम प्रसंगों का भी यहाँ पर चित्रण आप देख सकते हैं। दोस्तों यहाँ के विषय की बात करें तो यहाँ पर उत्सव, शिकार, पशु पक्षी चित्रण और श्रीनाथ जी कथा का चित्रण आप मुख्य रूप से देख सकते हैं। किसका? शिकार का, उत्सव का, पशु पक्षी चित्रण और श्रीनाथ जी हैं भगवान कृष्ण, उनकी जो कथा चित्रण है वो भी आप कोटा शैली में देख सकते हैं।
यहाँ के प्रमुख चित्रकार है रघुनाथ, राम गोविंद, लच्छीराम और नूर मोहम्मद। ठीक है, ये प्रमुख चित्रकार है, 4 है, रघुनाथ, गोविंद राम, लच्छीराम और नूर मोहम्मद। दोस्तों ये अपन ने चर्चा कर ली यहाँ पर इस लेक्चर में हाड़ौती स्कूल के बारे में। हाड़ौती स्कूल में 2 पेंटिंग्स आती हैं, एक तो बूंदी पेंटिंग और एक कोटा पेंटिंग। ठीक है, बूंदी शैली और कोटा शैली कौन सी चित्र शैली स्कूल से बिलोंग करती है? तो ये हाड़ौती स्कूल से बिलोंग करते हैं। अब अपन प्रमुख चित्रकारों के बारे में जान लेते हैं कि राजस्थान के जो आधुनिक चित्रकार हैं वो कौन है और वो क्यों प्रसिद्ध है। सबसे पहले अपन बात करेंगे देवकीनंदन शर्मा की। दोस्तों देवकीनंदन शर्मा है वो अलवर के रहने वाले हैं और उन्होंने सबसे ज्यादा पक्षी चित्रण किया, अर्थात ये पक्षी हैं जो इनके चित्रण करने में, इनका चित्र बनाने में एक अग्रणी चित्रकार है। फिर आती है भूरी सिंह शेखावत। दोस्तों भूरी सिंह शेखावत है वो झुंझुनू के रहने वाले हैं। इन्होंने चरखी कातती स्त्री का चित्रण किया, इसके अलावा आरा चलाते हुए लोगों का चित्रण किया, क्योंकि आरा चलाते हुए जो खादी बना रहे हैं उसको एक चित्र की पेंटिंग की, तथा इन्होंने क्रांतिकारियों और देशभक्ति की जो भावनाएं हैं उनसे भरपूर चित्र बनाए। तो क्रांतिकारी और देशभक्ति भावना से भरपूर चित्र किसने बनाए? भूरी सिंह शेखावत ने, जो कि झुंझुनू के रहने वाले थे। फिर दोस्तों उदयपुर के रहने वाले मास्टर कुंदन लाल मिस्त्री ने सीता स्वयंवर समाधान और राणा प्रताप के चित्र तथा भील सरदार के चित्र बनाए। ठीक है, तो राणा प्रताप के चित्र किसने बनाया था? मास्टर कुंदन लाल मिस्त्री ने। दोस्तों एक महत्वपूर्ण चित्रकार आते हैं गोवर्धन लाल बाबा। ये बहुत ही महत्वपूर्ण चित्रकार है गोवर्धन लाल बाबा। दोस्तों गोवर्धन लाल बाबा है उनको भीलों के चितेरे के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों जो गोवर्धन लाल बाबा है उन्होंने भील जनजाति से रिलेटेड चित्र बनाए और इनका एक प्रमुख चित्र है बारात। पूछ लिया जाता है कि कौन से व्यक्ति को भीलों का चितेरा कहा जाता है? तो कहा जाता है गोवर्धन बाबा को, जिन्होंने भील जनजाति से संबंधित चित्र बनाए। फिर नीड के चितेरे के नाम से प्रसिद्ध है सौभाग्य लाल गहलोत। पूछ लिया जाता है कि कौन से चित्रकार है जिसे नीड का चितेरा कहा जाता है? सौभाग्य लाल गहलोत गहलोत को। और परमानंद चोयल को भैंसों का चितेरा कहा जाता है, क्योंकि जो भैंस चित्रण है उन्होंने सबसे ज्यादा सुंदर और मनोरम चित्रण किया परमानंद चोयल ने। वही जगमोहन मथोड़िया को स्वान का चितेरा कहा जाता है। जो स्वान होते हैं, छोटे छोटे जो कुत्ते के बच्चे होते हैं, उनके चित्रण में अग्रणी योगदान दिया था जगमोहन मथोड़िया ने। वही किशनगढ़ के तिलक गीताई है वो एक प्रमुख चित्रकार है जिन्हें सरकार ने पद्मश्री से सम्मानित किया था। दोस्तों भारतीय चित्रकला के पितामह कहा जाता है राजा रवि वर्मा को, जो कि अपने केरल के त्रावणकोर के रहने वाले हैं। पूछ लिया जाए एग्जाम में कि भारतीय चित्रकला का पितामह किसे कहा जाता है? तो भारतीय चित्रकला का पितामह कहा जाता है राजा रवि वर्मा को। राजा रवि वर्मा है ये अपने केरल के त्रावणकोर के रहने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, और अपने जो चित्रकारों की बात करें उसमें राम गोपाल विजयवर्गीय, जिनकी पुस्तक है अभिसार निशा, एकल चित्र प्रदर्शनी आदि प्रमुख है। इनके गुरु तो शैलेंद्र नाथ डे। दोस्तों कुछ संस्थान है जो चित्रकला को आगे बढ़ावा देती हैं, ये है सरस्वती भंडार उदयपुर में, पोथीखाना जयपुर में और मानसिक पुस्तक प्रकाशन जोधपुर में। तो दोस्तों शुरू करते हैं राजस्थान की परंपरागत चित्रकला के बारे में। दोस्तों बसंतगढ़ है वो राजस्थान की एक यहाँ पर कांस्य प्रतिमा मिली है, जो कि राजस्थान में स्थित मिलने वाली धातु की सबसे प्राचीनतम प्रमाण है। बताइए राजस्थान में जो धातु का सबसे प्राचीनतम प्रमाण है वो कहाँ मिला है? वो बसंतगढ़ में मिला है और ये धातु की जो प्रतिमा है वो कांस्य प्रतिमा है। ठीक है, इसके अलावा राजस्थान का जो विराट नगर है वहां पर बौद्ध के चैत्य मिले हैं जो कि मौर्यकालीन है। विराट नगर है वो अपने जयपुर में स्थित है, जो कि बौद्ध शैली का एक जो बौद्ध चैत्य है उसका एक महत्वपूर्ण स्थल है। यहाँ पर मौर्य काल में क्या हुआ था कि यहाँ पर लकड़ी के बहुत सारे स्तंभ बनाए गए थे, जो कि राजस्थान में मिलने वाले प्राचीनतम साक्ष्य हैं। लकड़ी के स्तंभ मिले हैं अपने विराट नगर में, जो कि राजस्थान के लकड़ी के मिलने वाले सबसे प्राचीनतम साक्ष्य हैं। और कांस्य प्रतिमा की सबसे प्राचीन जो धातु की बनी हुई प्रतिमा है वो अपने राजस्थान के बसंतगढ़ में मिली है।
दोस्तों, लोक चित्रांकन किसे कहते हैं? लोक चित्रांकन में क्या होता है कि जो आम जन होते हैं, सामान्य जो लोग होते हैं, इसके अलावा जो आदिवासी लोग होते हैं, ट्राइब जो पीपल होते हैं, उनके द्वारा क्या होता है कि उनके जो मनोभाव हैं, उनके मनों में जो विचार आते हैं, उनको वो विभिन्न अवसरों पर विभिन्न चित्रों के माध्यम से व्यक्त करते हैं। अपने जो उनके दिमाग में जो चित्र आता है, उनकी जो भावनाएं होती हैं, उनको चित्रों के माध्यम से वो व्यक्त करते हैं, उसे ही लोक चित्रांकन कहते हैं। राजस्थान के प्रमुख लोक चित्रांकनों की बात की जाए तो इसमें आता है फड़, देवरा, पथवारी, बील, थापा, बाजोट, मोरडी, बराडी और बेवाण। ठीक है, ये राजस्थान के प्रमुख लोक चित्रांकन है। आगे अपन इन लोक चित्रांकन के बारे में बात करें तो सबसे पहले अपन बात करेंगे फड़ चित्र के बारे में। फड़ को पटचित्र भी कहा जाता है। दोस्तों, फड़ चित्र के बारे में ध्यान रखना कि यह धार्मिक स्क्रॉल चित्रकला है। ठीक है, कौन सी है? एक धार्मिक स्क्रॉल चित्रकला है। इसमें क्या होता है, जो नायक होता है अर्थात जो लोक देवता होता है, उसकी जो जीवन गाथा होती है, उसके जीवन में क्या कुछ घटित हुआ, उन्होंने क्या प्रोग्रेस की, क्या क्या काम किए, क्या क्या सामाजिक उद्धार के लिए काम किए, धार्मिक उद्धार के लिए आदि को एक बड़े कपड़े पर चित्रित किया जाता है, उसे ही फड़ कहते हैं। ठीक है, एक कपड़ा होता है, उस पर जो लोक देवता की जीवन गाथा का चित्रण किया जाता है, उसे फड़ के नाम से जाना जाता है। दोस्तों, राजस्थान में फड़ चित्रकला का जो महत्वपूर्ण केंद्र है वो शाहपुरा भीलवाड़ा का क्षेत्र है। कौन सा? शाहपुरा का एक महत्वपूर्ण क्षेत्र है। भीलवाड़ा में जो शाहपुरा क्षेत्र है वो जो फड़ चित्रण है उसका बहुत ही महत्वपूर्ण केंद्र है। पूछ लिया जाता है कि फड़ चित्रकला के लिए कौन सा क्षेत्र प्रसिद्ध है या फिर फड़ चित्रकला का मुख्य केंद्र कौन सा है, तो ये है शाहपुरा का भीलवाड़ा क्षेत्र। यहाँ का एक परिवार है जोशी परिवार, जो कि फड़ चित्र में बहुत ही महत्वपूर्ण सिद्धत रखता है। अर्थात जो फड़ चित्र में इनकी जो कलाकारी है वो बहुत ही अद्भुत है और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विख्यात है। दोस्तों, जो अपने किशनलाल जोशी हैं, इनको फड़ चित्रकला का चितारा भी कहा जाता है। बताइए, फड़ चित्रकला के चितारे किसको कहा जाता है? श्री किशनलाल जोशी को कहा जाता है और ये भीलवाड़ा के रहने वाले थे और इनको 2006 में पद्मश्री जो पद होता है उसके सम्मान से सम्मानित किया गया था। अपनी जो केंद्र सरकार है उसके द्वारा पद्मश्री पुरस्कार दिया जाता है 26 जनवरी के अवसर पर। उसी दौरान जो श्री किशनलाल जोशी है, जो कि भीलवाड़ा के बहुत ही बड़े फड़ चित्रकार हैं, इनको यह पुरस्कार 2006 में दिया गया था। आगे फड़ चित्रकला के बारे में बात करें तो इसमें क्या होता है कि जो लोक देवता होते हैं उनकी जीवन गाथा के साथ साथ जो मानव आकृतियां होती है, धातु पशु पक्षी होते हैं और प्रकृति का चित्रण है, इनका मिला जुला रूप आप देख सकते हैं। यहाँ पर मुख्य रूप से काले, लाल और जो सिंदूरी रंगों है इनकी प्रधानता है, अर्थात इन रंगों का सबसे ज्यादा प्रयोग किया जाता है। दोस्तों, फड़े हैं वो नागौर और बीकानेर तथा जैसलमेर की बहुत प्रसिद्ध है। तो नागौर, बीकानेर, जैसलमेर में जो फड़ चित्रण किया जाता है वो राजपूत, गुर्जर, जाट, कुंभकार, बलाई आदि जो जातियां हैं, जो चारण है, बोपे हैं, उनके द्वारा किया जाता है और इनके द्वारा जो फड़ चित्रण किया जाता है वह उनके जीविका उपार्जन का प्रमुख साधन है। अर्थात इन्हीं के माध्यम से फड़ चित्र को ये बेचकर अपनी आजीविका का वहन करते हैं। कौन सी जातियां फड़ चित्रण करती हैं? राजपूत, गुर्जर, जाट, कुंभकार और जो बलाई जाति है उसके द्वारा। इसके अलावा फड़ चित्र का वाचन है वो मांगलिक अवसरों पर किया जाता है और इसका वाचन करते समय हत्ता और जंतर जो वाद्य यंत्र है इसका प्रयोग किया जाता है। तो बताइए, फड़ चित्र का वाचन करते समय कौन से वाद्य यंत्रों का प्रयोग किया जाता है? तो इसमें जंतर और हत्ता का प्रयोग किया जाता है। एक महत्वपूर्ण ये वाद्य यंत्र है। अब बात कर लेते हैं राजस्थान की महत्वपूर्ण फड़ चित्रकारी के बारे में। तो दोस्तों, जो पाबू जी है, देवनारायण जी है, डूंगर जी, जवाहर जी, बेसासुर, कृष्णादल्ला और रामदल्ला है, इत्यादि पर सरकार ने क्या किया है कि डाक टिकट जारी किया है। इनके ऊपर जो फड़ चित्रण बनाया जाता है और इनमें से जो देवनारायण जी की फड़ है इसी पर सरकार ने डाक टिकट जारी किया है। ठीक है, जो कि डाक विभाग द्वारा जारी किया गया है। तो बताइए, राजस्थान में कौन से लोक देवता है जिनके ऊपर फड़ चित्रण किया गया है? इसमें आता है पाबू जी, डूंगर जी, जवाहर जी, भेसासुर, देवनारायण जी, रामदल्ला और कृष्णदल्ला। इनमें जो देवनारायण है उनके ऊपर सरकार ने डाक टिकट जारी किया है
और ये जो डाक विभाग है उसके द्वारा जारी किया गया है। आगे बात करें फड़ चित्र के बारे में, तो दोस्तों ध्यान रखना जो देव नारायण जी की फड़ है उसमें सबसे ज्यादा चित्र हैं और ये सबसे पुरानी है और सबसे लंबी है। ये लाइन पूछ ली जाती है एग्जाम में कि कौन से देवता की, लोक देवता की फड़ है वो सबसे लंबी और पुरानी है। तो लोक देवता देव नारायण जी है, उनकी फड़ है वो सबसे लंबी है, सबसे पुरानी है और इसमें सबसे ज्यादा चित्रों का चित्रांकन किया जाता है। इसके अलावा ये फैक्ट ध्यान रखने लायक है कि भैंसासुर की फड़ है उसका वाचन नहीं किया जाता है। दोस्तों इसमें गायन, वादन, मौखिक साहित्य, चित्रकला और लोक धर्म का एक साथ संयोजन देखने को मिलता है। ये फड़ चित्र है, ये मोटे तौर पर एक सूती कपड़ा होता है जिस पर गेहूं और चावल का मांड है उसमें गोंद मिलाकर कला पर 5 से 7 रंगों का प्रयोग करके और ग्रामीण जीवन है, जो ग्रामीण लोग हैं उनके द्वारा फड़ का चित्रण किया जाता है। आगे बात करते हैं पिछवाई पेंटिंग के बारे में। तो पिछवाई लोक चित्रकला है राजस्थान की, उसके बारे में। तो दोस्तों पिछवाई होती है वो किसी मंदिर की मूर्ति होती है या विग्रह होता है, उसके पीछे जो लगने वाले चित्रित पर्दा होता है उसको ही पिछवाई कहते हैं। ठीक है, अर्थात एक मूर्ति होती है भगवान की, उसके पीछे एक पर्दा लगा होता है, उस पर्दे पर जो चित्रित चित्रकला है उसको ही पिछवाई पेंटिंग के नाम से जाना जाता है। ये राजस्थान में ठाकुर जी अर्थात श्री कृष्ण की मूर्ति के पीछे लग रही एक महत्वपूर्ण परंपरा है, जो कि नाथ द्वारा शैली द्वारा इसका चित्रांकन किया जाता है। ठीक है, ये पूछ लिया जाता है कि जो पिछवाई पेंटिंग है वो कौन सी शैली से जुड़ी हुई है। दोस्तों जो पिछवाई कला है वो जयपुर की नाथ द्वारा शैली है, अपनी राज संबंध की उससे जुड़ी हुई एक महत्वपूर्ण चित्रकला है, जो कि यहाँ पर जो नाथ द्वारा में ठाकुर जी अर्थात भगवान कृष्ण की मूर्ति है उसके पीछे जो पर्दा होता है उस पर जो चित्रित किया चित्रांकन है उसे पिछवाई कला कहते हैं। दोस्तों श्री नाथ जी का मंदिर है वो नाथ द्वारा के विग्रह के पीछे लगने वाली जो पिछवाई पेंटिंग है उसमें गाय और जो केले के चित्र है उनकी सबसे ज्यादा प्रमुखता है। ठीक है, तो गाय और केले का चित्रण है पिछवाई कला में, वो सबसे ज्यादा प्रयोग कहाँ किया जाता है, वो अपना श्री नाथ जी का मंदिर है नाथ द्वारा, वहां पर इसकी प्रधानता आप सबसे ज्यादा देख सकते हैं। आगे बात करते हैं पथवारी के बारे में। दोस्तों पथवारी का मतलब होता है पथ रक्षक देवी, अर्थात पथ की रक्षा करने वाली देवी को पथवारी के नाम से जाना जाता है। ठीक है, ये राजस्थान के ग्रामीण अंचल में जो तीर्थ यात्रा जाने से पूर्व लोग क्या करते हैं कि गांव के बाहर जो उनका मुख्य रास्ता होता है वहां पर पथवारी को उकेर कर उसकी पूजा की जाती है। ठीक है, जैसे कोई आम आदमी है गांव में रहने वाला, वो तीर्थ यात्रा करने के लिए जा रहा है, तो तीर्थ यात्रा करने से जाने से पहले उनके गांव का जो मुख्य द्वार होता है, जो काकड़ होता है, वहां पर ये क्या करते हैं कि पथवारी को रखकर उसकी पूजा करते हैं। वही पथवारी पारंपरिक कला है। या फिर ये पथवारी होती है, कोई व्यक्ति मर जाता है और उसकी जो अस्थियां होती है उसका विसर्जन अगर गंगा नदी में नहीं कर पाते हैं तो पथवारी के जरिए ही यहाँ पर ही इनका विसर्जन कर दिया जाता है मृत व्यक्ति की अस्थियों का, और ऐसे माना जाता है कि उसको शांति मिल जाएगी। आगे अपन बात करते हैं सांझी और जो सांझी को सिंजुली भी कहा जाता है, इसके बारे में। दोस्तों ये वृंदावन यूपी में स्थित वहां से आई है राजस्थान में सांझी, जो कि एक बहुत ही अच्छी पेंटिंग है, हस्तकला है। ये गांव में जो कच्चा मकान होता है उसकी दीवारों पर चूने और जो गेरवे से को मिलाकर इनके चित्रों का चित्रांकन किया जाता है, उसे ही सांझी कहते हैं। अर्थात बचपन में आपने कभी देखा होगा कि जो कच्चे मकान होते थे वहां पर जो चूना वगैरह होता था, गेरवा होता था, उसको मिलाकर सांझी बनाई जाती थी। दोस्तों राजस्थान में सांझी है वो श्रद्धा पक्ष से दशहरे तक मनाई जाती है, जो कि माता पार्वती का रूप मानी जाती है। बताओ सांझी है वो कौन सी देवी के रूप में मानी जाती है? माता पार्वती के रूप में, और यह श्राद्ध पक्ष से शुरू होती है और दशहरे तक सांझी को बनाया जाता है। यह सांझी गांव की जो कुंवारी कन्याओं द्वारा मनाया जाता है। ठीक है, और वो अच्छे वर प्राप्ति की कामना करते हैं। दोस्तों नाथ द्वारा में स्थित जो श्रीनाथ जी का मंदिर है वहां पर केले की सांझी बनाई जाती है, जो कि बहुत ज्यादा प्रसिद्ध है।
अगर पूछ लिया जाए कि केले की सांची कहाँ की प्रसिद्ध है, तो वो अपने श्रीनाथ जी का मंदिर जो नाथ द्वारा राजसमंद में स्थित है, वहां की बहुत ही ज्यादा प्रसिद्ध है। इसके अलावा उदयपुर में एक मच्छंदर नाथ का मंदिर है, जहां पर लोगों द्वारा सैकड़ों जो संज्ञाएं होती है, सांझी होती है, उसका निर्माण किया गया। इस कारण इस मंदिर को संज्ञा मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। तो बताइए कौन सा मंदिर है उसे सांझी मंदिर के नाम से जाना जाता है? ये मंदिर है मच्छंदर नाथ मंदिर, जो कि उदयपुर में स्थित है, और इसे सांझी मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। आगे बात करते हैं देवरा और थान की। दोस्तों, राजस्थान के जो ग्रामीण क्षेत्र होते हैं, वहां पर लोक देवताओं को चबूतरे पर बनाया जाता है, उनका मूर्ति वगैरह स्थापित की जाती है, उसे ही देवरा और थान कहते हैं। एग्जाम्पल के लिए तेजा जी का थान हो गया, गोगा जी का थान हो गया, खेतरपाल जी का थान हो गया आदि। क्या होता है, चबूतरे बनाए जाते हैं, उन चबूतरों पर लोक देवताओं की जो प्रतीक है उनको रखा जाता है और उनकी पूजा पाठ की जाती है। यहाँ पर विभिन्न प्रकार की आकृतियां हैं, उनका चित्रण भी किया जाता है। जैसे गोगा जी के थान पर सर्प का चित्रण किया जाता है। ठीक है, यहाँ पर जो आकृतियां बनी होती है, वहां पर जो काले और लाल रंग से चित्रण किया जाता है। आगे बात करते हैं मांडना की। दोस्तों, मांडने होते हैं वो मांगलिक अवसर और त्योहारों पर ग्रामीण जो क्षेत्र होता है, उनके जो घर के आंगन होती है, चौखट होता है, या फिर उनका जो परिंदा होता है, परिंदा वह होता है जिसमें लोग पानी रखते हैं, वहां पर विभिन्न प्रकार की रंगोली बनाई जाती है, जिसे मांडना के नाम से जाना जाता है। ठीक है, कब मनाई जाती है? ये मांगलिक त्योहारों और जो मांगलिक अवसर होते हैं उस दौरान मनाई जाती है। दोस्तों, इन मंडलों में जो मांडने होते हैं, इनमें सूर्य, चंद्रमा, स्वास्तिक अर्थात जो साता होता है, और तारे, कलश आदि का चित्रण किया जाता है। क्या क्या बनाया जाता है? सूर्य, चंद्रमा, स्वास्तिक, तारे और कलश का चित्रण किया जाता है। इसके अलावा जब कोई शादी हो रही होती है और नववधू जब ससुराल जाती है, तो उसके स्वागत के लिए भी मांडनों का चित्रण किया जाता है। दोस्तों, मांडने हैं वो पूजा स्थल पर या फिर चौक पर जो बनाए जाते हैं, वो ज्योमेट्रिक वर्त या फिर वर्ग और आड़ी तिरछी रेखाओं के रूप में बनाए जाते हैं। ठीक है, तो ज्योमितीय वर्त होती है और वर्ग होता है, और आड़ी तिरछी रेखाओं का प्रयोग है वो किस पेंटिंग में किया जाता है? वो मांडना चित्रकला में किया जाता है। इसमें क्या होती है, जो महिलाएं होती है उनके हृदय में जो छिपी हुई भावनाएं होती हैं, आकांक्षाएं होती हैं, उनको वह इन चित्रों के माध्यम से प्रदर्शित करती हैं। ठीक है, यह आप एग्जाम्पल देख सकते हैं मांडने का। अब अपन बात करेंगे व्हील के बारे में। दोस्तों, व्हील है वो पश्चिमी राजस्थान के बाड़मेर, जैसलमेर में सबसे ज्यादा प्रसिद्ध है। अर्थात अपना बाड़मेर और जैसलमेर क्षेत्र है, वहां पर सबसे ज्यादा व्हील पेंटिंग की जाती है। इसमें क्या होती है कि लकड़ी, कागज की जो लुगदी होती है और मिट्टी के मिश्रण से व्हील बनाया जाता है। अर्थात लकड़ी, कागज की लुगदी और मिट्टी को आपस में मिलाकर व्हील का निर्माण किया जाता है। इसमें विभिन्न प्रकार की आकृतियों का चित्रण किया जाता है। ध्यान रखने वाली बात है कि जो मेघवाल जाति है, जो कि बीकानेर की एक जनजाति है, जाति है, जहाँ पर रहती है, वहां पर महिलाओं के द्वारा व्हील मुख्य रूप से बनाया जाता है। अर्थात जो बाड़मेर की जो मेघवाल जाति की महिलाएं हैं, वो व्हील बनाने में बहुत ही ज्यादा सक्षम है और बहुत ज्यादा नॉलेज रखती हैं। बताइए व्हील किस क्षेत्र की प्रसिद्ध है? व्हील अपने पश्चिमी राजस्थान में बनाई जाती है मेघवाल जाति के द्वारा, और बाड़मेर और जैसलमेर क्षेत्र में यह प्रमुख रूप से दिखाई दे सकती है। अगले अपन बात करते हैं पाना के बारे में। दोस्तों, पाना वो होता है जिसे अपन दिवाली के अवसर पर लक्ष्मी जी का पाना लाते हैं, उसकी पूजा करते हैं, वो एक तरीके का पाना होता है, उसे कहते हैं। इसमें क्या होता है कि राजस्थान के जो विभिन्न पर्व होते हैं, त्योहार होते हैं, मांगलिक अवसर होते हैं आदि पर कागज पर जो चित्र उकेरे जाते हैं देवी देवताओं के, उनका चित्रांकन किया जाता है और उनकी पूजा की जाती है। श्रीनाथ जी का पाना होता है, उसमें सर्वाधिक जो चित्रकला देख सकते हैं, कलात्मक चित्रण होता है, श्रृंगार चित्रण होता है। ये हो गई पाने के बारे में। आगे देखते हैं मोरडी। दोस्तों, मोरडी है वो पूर्वी राजस्थान की मीणा जनजाति द्वारा जो उनके कच्चे घर होते हैं, उनकी दीवारों पर बनाए जाने वाले बेल, बूटे, पशु पक्षियों आदि का चित्रण होता है, जिसे मोरडी मांडना कहते हैं। अर्थात ये पहले तो ध्यान रखने वाली बात है कि मोरडी है वो पूर्वी राजस्थान का प्रसिद्ध पेंटिंग है।
यह बनाई जाती है मीणा जनजाति होती है उसके द्वारा। और कहाँ बनाई जाती है? मीणा जनजाति के जो कच्चे घर होते हैं उनकी दीवारों पर बनाए जाते हैं, जिसमें मोर सहित पशु पक्षी होते हैं, बेल बूटे होते हैं आदि का चित्रण किया जाता है। इसमें सबसे ज्यादा मोर चित्रण का प्रयोग किया जाता है, इसी कारण इसका नाम मोरडी भी पड़ा है। दोस्तों मोर होता है वो मीणा जनजाति का एक पवित्र पक्षी माना जाता है। आगे बात करते हैं भराडी के बारे में। भराडी है वो दक्षिणी राजस्थान का एक प्रसिद्ध पेंटिंग है। इसमें भील, ग्रासा, डामोर जनजाति है उनकी जो लड़कियां होती हैं उनके विवाह के अवसर पर भराडी का चित्रांकन किया जाता है, जो कि एक लोक देवी है। तो बताइए भराडी कौन से क्षेत्र की प्रसिद्ध है? ये अपने दक्षिणी राजस्थान की प्रसिद्ध है। दक्षिणी राजस्थान में प्रमुख रूप से इसका चित्रण किया जाता है। और कब किया जाता है? जो भील, गराशा और डामोर ये जो 3 जनजाति है इनकी लड़कियों का जब विवाह किया जाता है तो उसी अवसर पर किया जाता है। भराडी है वो इन जातियों की एक लोक देवी है। अब आगे बात करते हैं हीड़ और चिकोरा के बारे में। दोस्तों दिवाली के अवसर पर गांव में क्या होता है, जो बालक बालिकाएं होते हैं उनके द्वारा जो मिट्टी के पात्र होते हैं उसमें घर घर जाकर तेल इकट्ठा किया जाता है, उसे ही हीड़ कहते हैं। गांव में जो कुम्हार होता है उसके द्वारा इन हीड़ों का निर्माण किया जाता है और उन हीड़ पर चित्रांकन भी किया जाता है। आगे देखते हैं जो गोदना होता है जिसे वर्तमान में इसको अपन टेटू के नाम से जाना जाता है। ये राजस्थान में प्राचीन काल से ही चला आ रहा है। तो दोस्तों राजस्थान के जो आदिवासी लोग होते हैं, इसके अलावा जो रेबारी समुदाय के लोग हैं जो ऊंट पालते हैं, कालबेलिया जनजाति है, इनके जो स्त्री पुरुष है उनके द्वारा अपने शरीर पर विभिन्न प्रकार की आकृतियां बनाई जाती हैं, नाम उकेरे जाते हैं, उन्हें ही गोदना कहते हैं, अर्थात टेटू जो वर्तमान में बनाए जाते हैं उनको ही। इसमें पहले क्या होता था, जो कोयला, राख, जली हुई लकड़ी या कालिक को आग के पत्तों के रस और तिल से मिलाकर चमड़ी में भरा जाता था। इसके लिए परंपरागत रूप से जो बबूल के कांटे थे उसका प्रयोग किया जाता था और ये जो गोदना है वो गोदे जाते थे। आगे बात करते हैं मूण या मोण के बारे में। दोस्तों मोण होता है वो एक बड़े आकार का मिट्टी का घड़ा होता है जिसका मुंह क्या होता है, संकरा होता है, अर्थात ऊपर से मुंह होता है वो बहुत छोटा होता है और ये मिट्टी का एक घड़ा होता है, उस पर जो चित्रांकन किया जाता है वही प्रसिद्ध है मोण या मूण। दोस्तों जो मूण है वो अपना जो मेंढता क्षेत्र है वहां का बहुत ही ज्यादा प्रसिद्ध है। कहाँ का प्रसिद्ध है? ये मेंढता नागौर का बहुत ज्यादा प्रसिद्ध है। अब अपन बात करते हैं राजस्थान की काष्ठ कला के बारे में, अर्थात जो लकड़ी के द्वारा चित्रांकन किया जाता है, अर्थात जो हस्तशिल्प है, हाथ से बनाई जाती है लकड़ी के माध्यम से उन पर जो चित्रांकन किया जाता है उसके बारे में। तो इसमें सबसे पहले आती है कठपुतली। दोस्तों कठपुतली होती है जो आड़ू का वृक्ष होता है उसकी लकड़ी से बनी हुई एक आकृति होती है जिसमें व्यक्ति के चेहरे का निर्माण किया जाता है, अर्थात इसमें एक व्यक्ति के चेहरे को बनाया जाता है इसके जरिए। और ये क्या होता है कि इसे ही अपन कठपुतली कहते हैं। ये एक धागा पुट शैली भी होती है, अर्थात इसमें धागों का प्रयोग करके इसका आगे प्रयोग किया जाता है। इसमें क्या होता है कि इसको बनाकर इस पर पगड़ी बनाई जाती है, मूछ बनाई जाती है आदि का चित्रांकन किया जाता है और इनको रंगीन कपड़े आदि पहनाए जाते हैं। दोस्तों कठपुतली का जन्मदाता है वो राजस्थान को माना जाता है। कठपुतली का उद्भव है वो राजस्थान से ही हुआ है। उदयपुर के एक प्रसिद्ध कठपुतली निर्माता है देवीलाल सामर। इन्होंने अंतर्राष्ट्रीय ख्याति दिलाई थी कठपुतली को। बताइए कि जो कठपुतली को प्रसिद्धि दिलाने वाले कौन से व्यक्ति हैं? वो है देवीलाल सामर और ये है अपने उदयपुर के रहने वाले। दोस्तों जो कठपुतली है उसका निर्माण जो नट जाति है उसमें सबसे ज्यादा किया जाता है, अर्थात ये नट जाति में सबसे ज्यादा प्रसिद्ध है। आगे बात करते हैं कावड़ के बारे में। दोस्तों कावड़ होती है वो एक मंदिरनुमा काठ कलाकृति होती है, ठीक है। ये आप चित्र देख सकते हैं, ये व्यक्ति कावड़ ले जा रहा है जिसमें एक डंडा होता है और यहाँ पर 2 घड़े होते हैं, इनमें जल होता है। तो ये मंदिरनुमा एक काठ कलाकृति होती है
इसमें क्या होता है कि रामायण, महाभारत, कृष्ण लीला आदि जो देवी देवताएं होती हैं उनसे संबंधित जो घटनाएं होती हैं उनका चित्रांकन यहाँ पर किया जाता है। दोस्तों कावड़ है तो जो चित्तौड़गढ़ का बस्ती गांव है वो बहुत ज्यादा प्रसिद्ध है। यहाँ की जो लकड़ी की कलात्मक वस्तुएं हैं, कावड़ है, वो सबसे ज्यादा निर्माण चित्तौड़गढ़ के बस्ती में किया जाता है। तो बताइए कावड़ के लिए राजस्थान का कौन सा क्षेत्र सबसे ज्यादा प्रसिद्ध है? वो चित्तौड़गढ़ का बस्ती गांव सबसे ज्यादा प्रसिद्ध है। दोस्तों इन कावड़ों को क्या होते हैं, जो कावड़िए होते हैं वो ले जाते हैं और गांव गांव जाकर जो देवी देवता होते हैं उनकी कथा का वाचन करते हैं, वो भी मोरपंख की सहायता से। आगे बात करते हैं तोरण की। दोस्तों तोरण को शक्ति परीक्षण का प्रतीक भी माना जाता है। इस पर क्या होते हैं, मोर और जो तोते होते हैं आदि की आकृतियों का चित्रण किया जाता है। स्वास्तिक, कलश आदि, गणेश जी आदि का इन पर चित्रण किया जाता है। तोरण राजस्थान में जो प्रसिद्ध तोरण की बात करें तो वो अपना त्रिपोलिया बाजार है जयपुर का, वो बहुत ही प्रसिद्ध तोरण है। तो बताइए राजस्थान का प्रसिद्ध तोरण कौन सा है? तो त्रिपोलिया बाजार जयपुर का तोरण प्रसिद्ध है और ये शक्ति परीक्षण का केंद्र होता है। आगे बात करते हैं चोपड़ा, जिसे हाटड़ी भी कहते हैं और चौकड़ी के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों ये जैसा अपन किसी का तिलक करते हैं और जो वो उसमें जो अपन चावल और रोली रखते हैं उसे ही चोपड़ा कहते हैं। इसमें क्या होता है कि मिर्च मसाला रखने के लिए 4 से 6 या फिर 8 खानों वाली एक लकड़ी की आकृति होती है, उसे चोपड़ा कहते हैं। इस पर क्या होता है कि विभिन्न प्रकार की जो आकृतियां हैं वो उकेरी जाती हैं। तिलक वगैरह मंदिर में आप इसको देख सकते हैं। अपनी अंतिम काष्ठ कला है बेवाण। मेवाड़ होती है वो काष्ठ नुमा मंदिर एक कलात्मक कृति होती है। दोस्तों इसमें क्या होता है कि जो राम, कृष्ण, भगवान विष्णु हैं, इनके छोटे विग्रह रूप को, यानी कि इनका जो छोटा जो बचपन का रूप है जब ये बच्चे थे, उस रूप का इनको क्या करते हैं, बेवाण पर बैठाते हैं और उसका जुलूस निकाला जाता है। कब निकाला जाता है ये? अनंत चतुर्दशी से जो झूलना एकादशी होती है उसके बीच में। ये देखो आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये है बेवाण। इनको झुलाने का लिए एक जो तरीका होता है उसे ही बेवाण के नाम से जानते हैं। दोस्तों बेवाण है वो उदयपुर की और गलियाकोट डूंगर की सबसे ज्यादा प्रसिद्ध है। ठीक है, तो बताइए बेवाण क्या होते हैं? बेवाण एक छोटा रूप होता है, झूले जैसा रूप होता है। इसमें भगवान का जो बचपन का छोटा रूप होता है उसको विराजमान करके उसको बैठाकर झूला झुलाया जाता है। ये झूला झुलाया जाता है अनंत चतुर्दशी से झूलना एकादशी तक। और बेवाण सबसे ज्यादा प्रसिद्ध है वो अपनी उदयपुर की तथा गलियाकोट डूंगरपुर की। तो ये अपन ने राजस्थान की जो पारंपरिक चित्रकला है उसके बारे में विस्तार से चर्चा कर ली है। तो यहाँ पर खत्म हो जाता है अपना लेक्चर। अपन ने राजस्थान की जो भी सारी चित्रकलाएं हैं पारंपरिक और जो मुख्य चित्रकला है उसके बारे में चर्चा के लिए। अब नेक्स्ट अपन किसी नए टॉपिक के साथ मिलेंगे। तो इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।